है, समतल तरंग जो इस परावर्तक पृष्ठ से सबसे दूर है, तो इससे चलने वाली जो तरंग है वो यहां पर आकर के इस प्रकार से अपना विक्षोभ उत्पन्न करती है। इसका मतलब इन सभी विक्षोभों पर एक अपन स्पर्श रेखीय पृष्ठ बनाएं तो ये खींचा गया स्पर्श रेखीय पृष्ठ यहां पर परावर्तित समतल तरंगाग्र कहलाता है। देखो ध्यान दें, सबसे पहले इस समतल तरंगाग्र AB का ए सिरा यहाँ परावर्तक पृष्ठ पर टिका हुआ है। इसका मतलब इस पर आने वाले समतल तरंग सबसे पहले क्या होगी, परावर्तित हो। इसके बाद में जितने भी तरंगे आएंगी वो क्रम से बाद में परावर्तित होंगी। इसका मतलब यहाँ पर आने वाली तरंग तो सबसे ज्यादा दूरी तय करके इस प्रकार से क्या होगी, परावर्तित होगी। तो कुल मिलाकर के इन सभी विक्षोभों पर, ये जितने विक्षोभ बनेंगे ना तरंगों के, इन सभी विक्षोभों पर खींचे गए स्पर्श रेखीय पृष्ठ इस प्रकार से, वो खींचे गए स्पर्श रेखीय पृष्ठ ही क्या कहलाते हैं, खींचे गए स्पर्श रेखीय पृष्ठ यहां पर परावर्तित तरंगाग्र कहलाता है। इसको अपने यहां पर नाम देंगे आपतित समतल तरंगाग्र, और इसको यहां पर अपन नाम देंगे परावर्तित समतल तरंगाग्र। तो देखो हमें ये प्रूव करना है कि यहां पर परावर्तन की व्याख्या हाइगेन के सिद्धांत से किस प्रकार हो पाती है। तो AB अपना आपतित समतल तरंगाग्र था और CD हमारे पास में मिल गया परावर्तित समतल तरंगाग्र। तो देखो यहां पर जाहिर सी बात है कि समतल तरंग है वो तरंगाग्र पर अविलंबित आपतित होती है, तो यहाँ पर कोण B 90 डिग्री है और परावर्तित तरंग भी इस परावर्तित समतल तरंगाग्र के क्या होती है, अविलंबित। तो इसका मतलब कोण CB क्या है, 90 डिग्री, B कोण 90 डिग्री, C कोण 90 डिग्री। ये कोण अपन ने प्राप्त कर लिए I और R। तो देखो इन दोनों त्रिभुजों के समरूपता के सर्वांग समता के प्रतिबंध से अपन यहां पर कोण I और R को बराबर सिद्ध कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन त्रिभुज इसमें दिया है ABD तथा त्रिभुज ACD में, एक तो त्रिभुज दिया आपको ABD और दूसरा त्रिभुज दिया है ACD। तो इसमें देखो यहां पर ध्यान से कोण B और कोण D समान है। साथ में एक चीज और देखना इसमें कि जितने समय में ये प्रकाश किरण B से चलकर यहां आती है D पर, उतने ही समय में ये परावर्तित होकर के बिंदु C पर पहुंचती है। इसका मतलब अगर ये प्रकाश वेग C से चलती है तो T समय में कितनी दूरी तय करेगी, C इंटू T दूरी तय करेगी। इसका मतलब B से लेकर D तक की दूरी भी क्या होगी, C इंटू T। तो आप कह सकते हैं कि AC लेंथ इक्वल है किसके, BD के। कारण क्योंकि यहाँ पर माध्यम एक समान है तो प्रकाश का वेग नहीं बदलता, और प्रकाश का वेग नहीं बदलता तो ये दूरी भी परिवर्तित नहीं होगी समान समय के लिए। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में एक तो कोण B बराबर है किसके, कोण C के, और ये किसके बराबर है, 90 डिग्री के। इन दोनों त्रिभुजों में AD भुजा कॉमन है, तो अपन ये कह सकते हैं कि AD बराबर AD। तो ये भुजा इसके लिए अपन कह सकते हैं कि क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। एक भुजा इसमें और बराबर नजर आ रही है, वो कौन सी है,
वो है इसमें बी डी और ए सी। तो अपन कह सकते हैं कि बी डी भुजा बराबर है किसके, ए सी के, और ये किसके बराबर है, सी इंटू टी के बराबर है। तो यहां पर दो भुजा और एक कोण बराबर है, इन त्रिभुजों में दो भुजा और एक कोण बराबर है। तो अपन कह सकते हैं कि एस रूल द्वारा त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी की। और जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं तो उनके लिए कहा जा सकता है कि कोण आई का मान कोण आर के बराबर होगा। और यही परावर्तन का नियम है, और यही परावर्तन का नियम है। तो परावर्तन का नियम है कि कोण आई का मान कोण आर के बराबर होगा। तो सबसे पहले अपन ने देखो क्या किया, एक समतल तरंगाग्र ए बी लिया, और इस समतल तरंगाग्र ए बी के दो सिरे हैं, एक ए सिरा है और दूसरा बी सिरा है। तो ए सिरे पर आने वाली समतल तरंग सबसे पहले परावर्तित होगी, इसका मतलब इसने तो बिंदु सी पर जाकर अपना विक्षोभ उत्पन्न कर दिया। अब इसके बाद में जितनी भी तरंगे होंगी वो क्रमशः वायु में थोड़ा चलने के बाद परावर्तित होगी। इसका मतलब ये जितनी भी तरंगे परावर्तित होने के बाद अपने विक्षोभ उत्पन्न करेंगे, उन सभी विक्षोभों पर खींचा गया स्पर्शरेखीय पृष्ठ, जिसको अपन यहाँ पर क्या कहेंगे, परावर्तित समतल तरंगाग्र। ये समतल तरंग अभिलंब के साथ में आई कोण बनाती है, ये 90 माइनस आई, तो अगेन ये कोण कितना हो जाएगा, आई। इसी तरह ये कोण क्या होगा, आर होगा। बी और सी कोण 90-90 डिग्री के होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो तरंगे होती है वो तरंगाग्र के क्या चलती है, अभिलंब चलती है। दो त्रिभुज लिए, दोनों त्रिभुजों में दो भुजा और एक कोण बराबर है, तो अपन ऐसे इस रूल द्वारा ये कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीडी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए सी डी के। और सर्वांग सम त्रिभुज के अंदर प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो अपन कह सकते हैं कि कोण आई का मान भी किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। इसी को कहेंगे अपन ये परावर्तन का नियम है। अब इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो हाइगेन के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। पहले अपन ने परावर्तन की व्याख्या पढ़ी, अब अपन पढ़ेंगे अपवर्तन की व्याख्या। देखो, प्रकाश के अपवर्तन में अपन पढ़ चुके हैं कि प्रकाश का जो अपवर्तन है वो दो माध्यम की घटना होती है। यानी इसमें प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, और प्रवेश करते समय या तो वो प्रकाश किरण अभिलंब के समीप आती है या फिर वो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर जाती है। और इसी प्रकाश के अपवर्तन में अपन ने स्नेल का नियम पढ़ा था, जिसको अपन कहते हैं साइन आई बटा साइन आर बराबर एन। तो अगर अपन उस स्नेल के नियम को यहां से प्रूव कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाइगेन के सिद्धांत से अपवर्तन की भली भांति व्याख्या की जा सकती है। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले अपन एक अपवर्तक माध्यम तैयार करते हैं। तो मेरे पास में ये एक अपवर्तक माध्यम है, अपवर्तक पृष्ठ। इस अपवर्तक पृष्ठ के ऊपर यहाँ विरल माध्यम है और नीचे यहाँ पर सघन माध्यम है। वही पहले की भांति एक तरंगाग्र ए बी लेते हैं। इस ए बी तरंगाग्र के वही दो सिरे हैं, एक ए सिरा और दूसरा बी सिरा। ए सिरा अपवर्तक पृष्ठ पर टिका हुआ है
और बी सिरा सबसे ज्यादा दूरी पर है। इसका मतलब इस सिरे पर आने वाली समतल तरंग सबसे पहले अपवर्तित होगी। ये कोण आई और ये वाला कोण होगा 90 माइनस आई और ये वाला कोण क्या होगा आई। इसका मतलब ये इस प्रकार से क्या होगी, प्रकाश किरण सबसे पहले अपवर्तित होगी और सबसे पहले अपवर्तित होकर के इस प्रकार से अपना विक्षोभ उत्पन्न करेगी यहां पर। ठीक है, इसके बाद में जितने भी समतल तरंगे आएंगी वो थोड़ा वायु में चलने के बाद अपवर्तित होगी। इसका मतलब ये वाली जो समतल तरंग है ये तो सबसे अंत में अपवर्तित होगी, क्योंकि इसको वायु में सबसे ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है और ये यहां चल करके अपना विक्षोभ उत्पन्न करेंगे। और इन विक्षोभों पर खींचा गया स्पर्श रेखा के पृष्ठ, इन विक्षोभों पर खींचा गया स्पर्श रेखा के पृष्ठ कहलाएगा यहां पर अपवर्तित समतल तरंगाग्र। जैसे कि अपन इसको नाम दे रहे थे आपतित समतल तरंगाग्र और ये है अपना अपवर्तित समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र और यहां एक अभिलंब अपन खींचे तो ये प्रकाश किरण फिर इस प्रकार से यहां पर परावर्तित होगी। यहां पर ये कोण आर, ये कोण 90 माइनस आर और अगेन ये वाला कोण कितना हो जाएगा आर। तो ए बी समतल आपतित तरंगाग्र है और सी डी यहां पर परावर्तित समतल अपवर्तित समतल तरंगाग्र है। तो देखो अपन स्नेल का नियम किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए आपको दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं। एक तो इसमें समकोण त्रिभुज है आपका ए बी डी और दूसरा समकोण त्रिभुज है इसमें ए सी डी। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में यहां पर अपन साइन आई का मान प्राप्त कर लेते हैं। तो देखो साइन थीटा का मान प्राप्त करेंगे तो साइन आई, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान तो कितना होगा, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा को अपन लंब कहते हैं, तो यहाँ पर लंब का काम करेगी बीडी भुजा और कर्ण का काम करेगी यहाँ सबसे बड़ी भुजा एडी। एक चीज इसमें और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ माध्यम दो हैं, तो भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पर t समय में अगर ये प्रकाश किरण v1 चाल से चलती है तो v1 इंटू टी दूरी तय करके c पर आएगी। यहाँ पर माध्यम अलग है तो v2 चाल से t समय में दूरी तय करेगी v2t। तो अपन क्या करेंगे, इनके मान रख देंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पर साइन आई बराबर bd का मान कितना है v2t बटा ad और इसको मैंने समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब अगला त्रिभुज देखो, इसमें समकोण त्रिभुज है ACD में। तो इस समकोण त्रिभुज में थीटा की सामने वाली भुजा, थीटा ये है, आर है या थीटा भी हो सकता, थीटा के सामने वाली भुजा लंब AC, तो ये हो जाएगा साइन आर बराबर AC बटा BD। तो बोलो AC का मान कितना है, चित्र को देख करके बताएं। तो AC का मान है V1 इंटू टी। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं साइन आर बराबर V1t बटा BD, सॉरी BC नहीं, यहां पर BD, BD नहीं AD आएगा, AD। और ये अपने पास में आ गई समीकरण नंबर 2, क्योंकि साइन थीटा होता है वो लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब तो यहाँ पर क्या है AC और कर्ण यहाँ पर क्या है AD। और
इसका मान है v1 इंटू टी लंब का मान, और यहाँ कर्ण अपना यथावत है AD। समीकरण 2 प्राप्त हो गई। अब इसके बाद में अपन समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देते हैं। तो देखो हमारे पास में रिजल्ट क्या आएगा। समीकरण 1 डिवाइड बाई समीकरण 2। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देते हैं। तो देखो हमारे पास में क्या आएगा, साइन आई बटा साइन आर बराबर v1t बटा AD इंटू AD बटा v2t, v1t। AD से AD कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद में हमारे पास में आ जाएगा साइन आई बटा साइन आर बराबर हो जाएगा v2t बटा v1t। t से t भी कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब हमारे पास में साइन आई बटा साइन आर का जो मान प्राप्त हुआ वो v2 बटा v1 प्राप्त हुआ है। जबकि स्नेल के नियम में तो क्या आता है, n2 बटा n1 या n1 बटा n2 आता है। तो क्या आप उसको वेग अपूर्णांक के पदों में प्राप्त कर सकते हैं? तो बिल्कुल इसको अपूर्णांक के पदों में भी प्राप्त किया जा सकता है। देखो कैसे, चूंकि n जो होता है वो v के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माध्यम का अपूर्णांक वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर वेग बढ़ रहा है इसका मतलब उस माध्यम का अपूर्णांक कम है। तो आप ये जो स्नेल का नियम है ये वेग के पदों में है, इसको आप अपूर्णांक के पदों में भी लिख सकते हैं। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं कि साइन आई बटा साइन आर बराबर हो जाएगा n1 बटा n2, क्योंकि v2 बटा v1 संगत है किसके, n1 बटा n2 के। और अगर यहाँ पर v1 बटा v2 होता तो मैं n2 बटा n1 करता। तो इसी से मुझे मालूम चल रहा है कि यहाँ पर हाइगेन के सिद्धांत से अपन अपवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं। यही अपवर्तन का नियम है। इस प्रकार से अपन हाइगेन के सिद्धांत से परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं। जैसे कि अपन यहाँ पर स्नेल का नियम प्राप्त कर चुके हैं। अब इसके बाद में आगे की जो घटनाएं हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।